हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स लीजिए पढ़े। स्टूडेंट्स से कक्षा 10 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या मैंने चला रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले 5 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 6 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 से इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। प्रश्न नंबर पहला मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कक्षा 10 और कक्षा 8 से लेकर 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लगातार अपना सिलेबस कंप्लीट पूरा कर सके। तो चलिए आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा, पहले प्रश्न नंबर दूसरों को समझते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे को पहले अपन समझते। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, इस तरीके का प्रश्न की बात करें तो ऐसा सेम ही प्रश्न अपना उदाहरण नंबर 3 था, उदाहरण नंबर 2 भी ऐसा था। उदाहरण नंबर 2 में सम विषम दोनों थे, लेकिन उदाहरण नंबर 3 जो था वो सेम ही ऐसा ही था। बस सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पर जो प्रश्न में 6 दे रखा है भाजक, वहां पे प्रश्न में 4 दे रखा था, इतना ही फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। प्रश्न में क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मतलब यदि कोई भी धनात्मक विषम जो पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, यदि किसी भी धनात्मक विषम संख्या में, यदि भी किसी भी धनात्मक विषम संख्या में अपन 6 का भाग दे, किसी भी धनात्मक विषम संख्या में यदि अपन 6 का भाग दे, धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होती है, मतलब विषम संख्या प्लस की विषम संख्या, जिनमें अपन 6 का भाग देंगे तो या तो शेषफल अपना 1 बचेगा, या शेषफल 3 बचेगा, या शेषफल 5 बचेगा। ये अपने को कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अपन सब धनात्मक विषम संख्या में भाग देना है तो अपन 6 में नहीं देंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 में भाग देंगे, 7 के बाद में 8 में नहीं देना है, 9 में देना है, 9 के बाद में 11 में देना है। यदि अपन 7 में 6 का भाग देते हैं तो आपके सामने देखिए 6 एकम 6 बचा 1, तो ये आपके सामने आ गया 6 गुणा क्यों जो है वो भागफल है जो कि 1 है, शेषफल 1 है। तो बताइए जो 7 है ये किस रूप का हो गया, 7 हो गया 6q+1 के रूप का, 7 हो गया 6q+1 के रूप का। 9 जो है 9 में यदि अपन 7 का भाग देंगे तो आपके सामने 7 एकम 7 हो गया, शेषफल 2, तो यह आपके सामने बचेगा 6 गुणा भागफल 1 है और शेषफल आपके सामने 6 एकम 6 का भाग देना है, सॉरी 6 का भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो ये 6, ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो 9 है, ये 9 6q+3 के रूप की है, और इसी तरीके से 11 जो है वो 6q+5 के रूप की होगी। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी प्लस की विषम संख्या में यदि अपन 6 का भाग दे, किसी भी कोई भी प्लस की विषम संख्या में यदि अपन 6 का भाग दे, या तो शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 3 बचेगा, या शेषफल 5 बचेगा। ये अपने को प्रश्न में कह रहा है, ये अपने को साबित करना है। तो देखिए, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक अपन ए ले लेते हैं, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। मान लिया कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो ए है, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। यहां भाजक, प्रश्न में जो भाजक दे रखा है, यहां भाजक बी जो दे रखा है वो आपके सामने कितना है, 6 है। भाजक दे रखा है वो आपके सामने प्रश्न में दे रखा है 6, या भाजक बी जो दे रखा है वो 6 है। इसलिए संभावित शेषफल, संभावित जो शेषफल होता है वो उससे छोटा होता है। तो संभावित शेषफल 0,
1 2 3 5 होंगे, ये इसके संभावित शेषफल होंगे। यदि अपन किसी भी नंबर में अपन यदि 6 का भाग दे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 और 5 आ सकता है शेषफल, मतलब संभावित शेषफल ये 5 होंगे। टोटल 6 होंगे वैसे, टोटल 0 से लेकर 0 1 2 3 4 छोड़ दिए मैंने, सॉरी, 0 से 0 1 2 3 4 और 5 होंगे, मतलब टोटल ये 6 होंगे। वैसे 0 को मिलाकर संख्या में वैसे गिने तो ये टोटल 6 होंगे। 3 और 3 6 हो गए ना, वैसे क्योंकि 0 भी शामिल हो जाता ना, इसलिए नंबर में कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं अपन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं। a बराबर है BQ प्लस आर, और r यहाँ b से छोटा होगा। r हर बार b से छोटा ही होता है, b भाजक होता है, r शेषफल होता है, ये हर बार b से छोटा ही होता है। तो चलिए अब यहाँ पर अपन मान रख देते हैं, a का मान a ही है, b का मान अपने पास 6 है, क्यों है अलग अलग आएगा पता नहीं है, क्यों भागफल कितना आएगा। शेषफल r का मान 0, यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, और इधर देखिए a बराबर 6q प्लस 1 ले लिया, और इधर a बराबर 6q प्लस शेषफल 2 ले लिया। इधर a बराबर है, यहाँ पर देखिए ये 6q बन गया, तो आगे लिख दो, या एक लाइन और आएगी यहाँ पर, सामने 6q लिख दो, 6q लिख दो, 6q। और यहाँ पर देखिए a बराबर है 6q प्लस में 2 शेषफल, यहाँ a बराबर है 6q प्लस में 3 शेषफल, यहाँ a बराबर है 6q प्लस 4 हो गया। मतलब कहने का मतलब सम वाले इस तरफ लेने हैं, विषम वाले उस तरफ लेने हैं। a बराबर 6q प्लस 5, देखिए 0 2 4 इस तरफ लिया है मैंने, और 1 3 5 इस तरफ लिया है मैंने, ध्यान दीजिए, ऐसे आपको लेना है सेम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन। 6q में 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 से भाज्य है ये, और 2 से भाज्य होने वाले सारे क्या होते हैं, सम होते हैं। तो मैं लिख देते हैं, चूंकि यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये सभी 2 से भाज्य है, ये सारे जो है वो 2 से भाज्य है, ये सभी 2 से भाज्य है, ये जो सभी है ये सभी 2 से भाज्य है। तो अब ध्यान दीजिए, ये 2 से भाज्य क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इनमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, प्रत्येक में 2 कॉमन अपन ले सकते हैं। जैसे इसमें भी 2 कॉमन लिया, 2 गुणा 3q लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे इसमें इनमें प्रत्येक में 2 कॉमन ले सकते हैं, ये सभी 2 से भाज्य है, और इसलिए ये सारे समधनात्मक पूर्णांक हो गए। इसलिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है। ये सभी जो है ये समधनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये सारी जो है ये समधनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब यदि ये समधनात्मक पूर्णांक होते हैं तो ध्यान दीजिए, जो शेष बच गए ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, तथा ये सभी तथा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक
होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए यदि ये सम धनात्मक पूर्णांक है तो ये बच्चे वो विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी पर्सन की लैंग्वेज लिखते थे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये यहीं पे लिख देता हूं, के रूप का होता है। ये आपके सामने एचपी हो गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देख लीजिए मैंने किस तरीके से इसको किया है, ध्यान से समझिए। वापस मैं क्लियर आपको कराता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे मैंने समझाया। देखिए सबसे पहले माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए मैंने इसलिए लिया है, एक ही जगह आप x पे ले सकते हैं, ए इसलिए लिया है क्योंकि सूत्र में ए चल रहा है, ताकि x यहाँ पर ले लोगे तो आपको यहाँ पर x लगाना पड़ेगा, जो भी आपको यहाँ पर लोगे वो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। और भाजक b परसेंट में दे रखा है 6, और यदि भाजक b है तो भाजक जितना होगा शेषफल उससे कम होगा, 1 कम होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसलिए संभावित शेषफल 0 1 2 3 4 5 होंगे, मतलब संभावित शेषफल 0 से 5 तक होंगे। 6 है तो 6 से 1 कम तक होगा, मैं यहाँ पर 7 होगा तो 6 तक आएगा, मतलब यहाँ पर भाजक जितना आएगा उससे 1 कम शेषफल होता है। जब भी अपने किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल भाजक से छोटा ही होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, r छोटा होगा b से, और यहाँ a बराबर 6q+0, तो b की जगह 6, q की जगह पता नहीं, q की जगह भागफल अलग अलग आएगा, वो अपन लगाए नहीं है। शेषफल यहाँ 0 आ गया, शेषफल इधर 1 आ गया, शेषफल इधर 2 आ गया, 3 आ गया, इधर 4, इधर 5 आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया, चूंकि यहाँ 6q या 6q+2, 6q या 6q+2 या 6q+4 ये सभी 2 से भाज्य, ये सारे 2 से भाज्य हैं, इसलिए 6q या 6q+2 या 6q+4 समधनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये सारे, ये दोनों जो, ये तीनों जो है वो समधनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब ये समधनात्मक पूर्णांक होते हैं तो जो शेष बच गए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर अपन तीसरा करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। पहले प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, अधिकतम शब्द और न्यूनतम शब्द मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट आपने देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने आपको कि अधिकतम शब्द जब होगा उनका एस शेप निकलेगा और न्यूनतम शब्द का भी के लिए भी एस शेप निकलेगा। तो इसको अपन कर देते। देखिए, कुल सदस्यों की जो संख्या वो 616 है। ध्यान दीजिए, कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 616% में दे रखी है। तो यहाँ पर अपन लेंगे कुल सदस्यों की संख्या 616 है, तो लिखेंगे सदस्यों की जो संख्या है वो है बराबर 616 और 32। ये सदस्यों की संख्या होगी 616 और 32। मार्च करने के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या, प्रश्न में क्या पूछा इसने कि मार्च से उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मार्च करने के लिए अधिकतम सदस्यों की उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने को प्रश्न में ज्ञात क्या करवा रहा है वो प्रश्न में देखिए आप। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी बेड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की
अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा इसने। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या जिनमें उनको मार्च करना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या आ जाएगी जब अपन 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो अपन लिख देंगे एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ, 616 और 32 का यदि अपन एचसीएफ निकाल देंगे तो अपने को अधिकतम स्तंभों की संख्या मिल जाएगी अपने को। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं चरण। देखिए मैंने एचसीएफ निकालने की सिर्फ यूक्लिड विभाजन पर में, एचसीएफ निकालने की वैसे 3 विधियां होती है, ये मैंने बेसिक में बताया था आपको। यूक्लिड विभाजन पर में होता है और गुणनखंड विधि होती है, सूत्र द्वारा होता है। तो मैंने आपको अभी यूक्लिड विभाजन पर में ही बताया है, तो अपन यूक्लिड विभाजन पर में से कर देंगे चरण लगाकर, जैसा कि अपन जानते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था पीछे वाले पार्टों में। तो चरण वाइज काम करके अपन करेंगे। तो चरण नंबर 1 लगाकर अपन क्या लेंगे, माना कि तो A बराबर है 616 तथा B बराबर है 32। A बराबर 616 और B बराबर 32। बड़ा से बड़ा A लेना है और छोटे वाले को B मानना है, ऐसा मैंने आपको बताया था हर बार। तो A बराबर A का मान ले लिया मैंने, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से मान रख देते हैं, सूत्र लगाते हैं A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ जो R है वो B से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ जो R है वो B से छोटा होगा, मान रख देते हैं। और यहाँ पर जो A मैंने 616 और B 32 माना है, इसका रीजन ये है कि यहाँ जो 616 है वो बड़ा है और 32 से छोटा है, इसलिए A को मैंने 616 लिया है और B को 32 लिया है। मान रख देते हैं, A की जगह 616 आएगा, A की जगह 616 आएगा और B की जगह 32 आएगा। अब अपने को 616 में 32 का अपने को भाग देना है, 616 में 32 का भाग अपने को देना है। 32 से कम 32, 32 दूनी 64 ज्यादा गए, और ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 296 आ गया, और 32 296 हो गया। तो अब देख लेते हैं अपने, देखिए कितनी बार जाएगा, 296 हो गया। तो 32 को अपन 9 बार करते हैं, 9 दूनी 18 हो गए, 27 28 288, ये आएगा 288। कितनी बार हो गया, 9 बार। तो यहाँ 9 लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 ही बचेगा। तो आपके सामने देखिए 616 में 32 का भाग दिया तो भागफल जो आएगा 19 आएगा और शेषफल आएगा 8। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल क्या नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है। और शेषफल 0 नहीं है तो चरण नंबर कौन से में जाएंगे, चरण नंबर जाएंगे 2 में। तो चरण नंबर 2 में जाते हैं। देखिए चरण नंबर 2 में जाने के लिए क्या करेंगे अपने, आगे देखिए। तो देखिए आगे वाले चरण में जाने के लिए कैसे क्या करना है अपने को। आगे वाले चरण में जाने के लिए देखिए फिर से अपने को माना कि जो, ध्यान दीजिए, जो वहां पर B का मान है उसको A मानते हैं। माना कि जो B का मान है उसे A मानते हैं, B का मान 32 था, और जो आपके सामने R था उसे B मानते हैं। R कितना है, 8 है, और यहाँ 32 जो है वो बड़ा था 8 से, इसलिए मैंने ये माना है। तो देखिए माना कि आगे वाले चरण में जाने के लिए पीछे वाले चरण में जो B का मान था उसे A मानते हैं, B का मान 32 था, A मानते हैं, तथा जो B का मान और जो अपना R था उसको B मानते हैं। तो आगे वाले चरण में जाने के लिए जो अपना B का मान था उसको A मानते हैं, और जो R का मान था उससे B मानते हैं, जो कि मैंने ले लिया है। और यहाँ इसके आगे लिख देना, यहाँ 32 बड़ा है 8 से, इसलिए इसको तो मैंने A लिया है और उसको मैंने B लिया है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड
एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन है, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेय से। तो देखिए वापस अपन वही काम करते हैं, सूत्र लगा देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ r जो है छोटा है b से, या ऐसा भी अपन लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा बराबर r और b से छोटा बराबर नहीं होगा, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो मान रखते हैं अपन a का मान 32 है और b का मान 8 है, तो 8 चौक 32 हो गया, 4 प्लस में शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल अपना 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ जाता है, जब शेषफल 0 आ जाता है उस तरह का b का मान अपना HCF हो जाता है। तो यहाँ शेषफल 0 हो गया और यहाँ शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ पर जो b का मान है वो HCF हो जाएगा। तो इसलिए HCF जो अपना आ गया, इसलिए HCF ऑफ किन किन का, 32 और 616 और 32 का, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे HCF 616 और 32 का, वो अपना कितना आ गया, b का मान कितना है, b का मान 8 है, तो अपने 8 आ गया। तो 8 इनका HCF होगा। तो अपन लिख देते हैं अधिकतम, अतः क्या पूछा था, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 है, ये इसका अपना आंसर हो गया। जो कि ध्यान दीजिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है। ये अपना प्रश्न नंबर तीसरा हो गया, जिसमें अपने को अधिकतम स्तंभों की संख्या दे रखी थी और 616 और 32 जो वो सदस्यों की संख्या थी। तो ये अपना प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। और इस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 4 और 5 दो प्रश्न बचे हैं जो बड़े प्रश्न है, जिसको आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा वो। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आपके जहां पर वीडियो नहीं समझा वहां पर 2 बार आप जरूर से देखें, पूरा आपके क्लियरिटी समझो आएगा। और प्रत्येक पार्ट बना हुआ है, आगे वाला प्रश्न नंबर 4 और 5 आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।